गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। YCT यूथ पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पेट की हल्ला बोल सीरीज में हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स भी हुई, केमिस्ट्री भी हुई और बायो भी हुआ। अब जनरल अवेयरनेस में या सामान्य अध्ययन में हम लोग कुछ चीजें सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है हम लोगों का हिस्ट्री और इतिहास। इतिहास से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेनली प्राचीन इतिहास से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास के से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। आधुनिक इतिहास को हमने अलग में बांटा है, यहाँ पे प्राचीन और मिडवल हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल में बहुत सारे नगर मिले हैं, मेनली मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। भारत में एक बहुत बड़ा स्थल खोजा गया है जिसका नाम है धौलावीरा। और धौलावीरा जो था, नॉर्मली हड़प्पा काल के जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में बटे थे, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें बीच में मध्य भाग भी था। इसके अलावा इसकी एक खासियत और थी, चारों तरफ इसके दीवारें भी थी, चारों तरफ 4 दीवारी भी थी और पत्थर के बहुत बड़े बड़े गेट लगे थे, जिनपे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिपि लिखी हुई थी। सबसे बड़ी लिपि आकृति भी धौलावीरा से मिली है, तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये बात मैंने बताई भी थी, आप जान लीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो माउंड ऑफ द डेड, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। ये कहाँ स्थित है इस समय? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता से, ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजों के पुरातत्व ने खोज किया। उनमें से सिंधु लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे, ये एकदम सही है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये गलत है, मृत भांडों में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल न दिया होता तो ये भी सही होता। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पे पालते थे। कुत्तों के प्रमाण मिले हैं, बिल्लियों के भी प्रमाण मिले हैं, घोड़ों के बहुत कम प्रमाण मिले हैं, इसलिए ये भी गलत है। सही आंसर, दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन या सूती वस्त्रों का उत्पादन किसने किया? सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की? देखिए हड़प्पा स्थल के लोथल गुजरात में स्थित एक बंदरगाह नगर है और इसकी खुदाई बहुत लोगों ने मिलकर की थी, लेकिन मेनली रूप से एक हिस्सा जो खोजा था वो एसआर राव ने खोजा था। किसने खोजा था? एसआर राव ने खोजा था। ये भारत में स्थित है। लोथल की खोज सन 1957 में हुई थी, जिसकी खुदाई 1955 से 1990 होना चाहिए था के बीच पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई 1957 में एसआर राव द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? बनावली, चन्हू दड़े, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि घोड़े के अवशेष बहुत कम स्थल से मिले हैं, और वो एक स्थल यहाँ पे है, सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़ों के स्थल मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, घोड़ों के प्रमाण मिलते हैं। निम्न, ये भी सिंधु सभ्यता से है। देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27/12/2015 में आया हुआ है, ये भी अधीनस्थ के अधीन होने वाला के एग्जाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है, राजस्थान में स्थित है। रोपड़ है, हरियाणा बनावली में स्थित है। उसके बाद पाटलिपुत्र, ये बिहार में स्थित है, ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। और लोथल गुजरात में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी सिंधु सभ्यता से, उपनयन समारोह। ये हमारी वैदिक सभ्यता से है, उत्तर वैदिक काल से पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे अन्नप्राशन से लेके उपनयन, विवाह संस्कार, बहुत सारे संस्कार, 16 संस्कार होते थे। उस 16 संस्कारों में से जो एक संस्कार होता था जिसमें बच्चे को गृह से बाहर निकाला जाता था, उसको जनेऊ पहनाया जाता था, उसी को उपनयन बोलते हैं। आज बहुत सारे संस्कार जैसे अन्नप्राशन और उपनयन, ये जरूर हिंदू धर्म में आज भी होते हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। यहाँ पे ध्यान रखिए, ब्राह्मण के लिए कपास का था और सबके लिए क्या क्षत्रिय और वैश्य के लिए जूट का था, और जो क्या कहते हैं
निम्न वर्ग था उसके लिए था ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र को उपनयन का अधिकार था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो लोगो है ये उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद जो है हमारे ज्ञान के भंडार हैं, उन्हीं में से लिया गया है और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो इसका सही आंसर होगा सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये भी वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्यांश जो लिखे गए हैं वो हमारे किसमें लिखे गए हैं, ब्राह्मण में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, ब्राह्मण। संहिता नहीं, संहिता नहीं, क्या होगा आंसर इसका, ब्राह्मण होगा। आरणायक ऐसे ग्रंथ है जो जंगलों में लिखे गए, उपनिषद जो समीप में बैठ के लिखे गए और ये ज्ञान की बात करते हैं। तो ब्राह्मण जो है ये गद्यों में पहली बार लिखे गए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान की बात समीप में बैठकर जो ज्ञान दिया जाए वही उपनिषद कहलाता है और ज्ञान की बात कौन करता है, उपनिषद करता है। उपनिषद ही पहले ऐसे भारतीय ग्रंथ हैं जिन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया था और ज्ञान को ईश्वर को पाने का मार्ग बताया था। ज्ञान की बात उपनिषद करते हैं, जैसे मुंडको उपनिषद हो गया, ईशो उपनिषद हो गया, बहुत सारे उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। देखिए ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो था वो इंद्र था। कौन था, इंद्र था। इंद्र का नाम बहुत बार, करीब 331 बार लिया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र है। और जानने को जान लीजिए, यहाँ शिव बहुत छोटे देवता माने जाते थे, वरुण और अग्नि भी मुख्य देवता थे। इंद्र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट देवता अग्नि था, फिर वरुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है। बहुत सारे वेद हैं, 4 मेनली, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें भी वैदिक काल किसमें आता है, ऋग्वेद में आता है। किसमें आता है, ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है हमारा, ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए स्टेनोग्राफर में 2015 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है। अपराध और अपराधी का जिक्र होता है। अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा। देखिए अर्थशास्त्र में भी अपराध और अपराधी के बारे में, सजा देने के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में तो बहुत विस्तृत ढंग से बताया गया है और न्याय मीमांसा भी न्याय से संबंधित है तो इसमें भी बताया गया है। इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये जैसे आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुकें थी। प्राचीन काल में धर्म की बुकें, कानून की बुकें यही थी। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। देखिए हर एक वेद के अपने अपने मूल पाठ हैं, सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के। और यहाँ शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण दिया है, ये यजुर्वेद के पाठ है। यजुर्वेद 2 भागों में बनता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उसके पाठ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं ई बुक के थ्रू। ई बुक आराम से आप अपने ऐप पे मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ई बुक में उसी तरह व्याख्या लिखी हुई है। इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी भी आप चाहते हैं तो आपको आराम से दुकानों पे या वाईसीटी पे फोन करके आप बुक को आराम से मंगा सकते हैं। यहाँ फ्लिपकार्ट के थ्रू भी किताबें भेजी जाती है, फ्लिपकार्ट पे भी आप सर्च करके किताबें मंगा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वहां देखिए सारी व्याख्या लिखी होगी, सबके ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र हमेशा सावित्री देवी को समर्पित है। किसको है समर्पित, अग्नि, मारुत, इंद्र को नहीं, किसको है, सावित्री देवी को समर्पित मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है वन रक्षक में 2015 में। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। मेनली बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं लेकिन 18 पुराण माने जाते हैं। उसमें सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है आपका, मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन, मत्स्य पुराण है। कौन सा है, मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद बहुत सारे हैं, धनुर्वेद, सतशास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद, बहुत सारे उपवेद हैं लेकिन इसमें योग वेद करके कोई उपवेद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, योग वेद। क्या है, योग वेद, कोई उपवेद नहीं है। वेदों के बाद उनकी व्याख्या उपवेदों में लिखी गई और योग वेद कोई उपवेद नहीं है। ये व्याख्या यहाँ लिखी हुई है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे।
वैदिक देवता इंद्र जो थे बारिश के देवता थे। आपको याद है भगवान कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था अपनी उंगली पे, क्यों उठा लिया था? क्योंकि इंद्र भगवान गुस्सा हो गए थे और बहुत भयानक बारिश कर रहे थे। इस वजह से इंद्र भगवान वर्षा व चक्रवात के देवता है। किसके हैं? वर्षा एवं चक्रवात के देवता कौन है? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। धम्मचक्र परिवर्तन का उपदेश उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, लेकिन पहली बार उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और गया कहाँ है आपका? बिहार में। तो इसमें सारनाथ होगा। सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। ज्ञान प्राप्त हुआ गया में और उपदेश दिया। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये याद रखिए आप। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जो है वहां पे एक इनका शिष्य था जहां पे इन्होंने सुअर का मांस खाया, अधपका मांस, और उसकी वजह से इनको पेचिस हो गया और ये बीमार हो गए और 2-3 दिन में इनके प्राण निकल गए। उसी को महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में बोला जाता है। ये कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली एक अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कहाँ? कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड पिटक है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के कैसे नियम कानून करना है उसके बारे में है। जो लोग घर में गृहस्थ रह के बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं उनके लिए, और बौद्ध धर्म के नियम कानून, ये 3 पिटक में है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें उपासका पिटक कोई पिटक नहीं है। तो 3 पिटक है, उपासका पिटक इसका सही आंसर होगा। कौन सा नहीं है पूछा है चूंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी में आया है तो किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध के उपदेश है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कुशीनगर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां महापरिनिर्वाण मिला हुआ था वो स्थल है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा। आप सोचते होंगे सर रिपीटेड क्वेश्चन क्यों रखते हैं? बस इसीलिए रखते हैं कि आप देख लीजिए एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, इस वजह से रखा जा रहा है। इसलिए नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आया उसको हमने 10 बार रखा है। वो अलग अलग एग्जामों में आया है, इस वजह से हमने जितने क्वेश्चन है सब डाल दिए हैं, चाहे वो दोबारा आए हो तिबारा आए हो। इससे आपको पता चलेगा किन क्वेश्चनों किस जगह से हमको पढ़ाई करनी है, कहाँ किस पे ज्यादा फोकस होना है। मतलब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं तो ऋग्वेद पे, सिंधु सभ्यता पे, उसके अलावा किस पे? धर्मों पे, वैदिक धर्म हो चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। बुद्धों को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो कहाँ किया था? सारनाथ से किया था। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर समूह क्या होगा? कुतुब मीनार, लाल किला, परिसर, हुमायूं का मकबरा तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? महाबोधि मंदिर समूह से अपने ज्ञान का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जानने लगा? गौतम महात्मा बुद्ध का नाम था और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्ध। और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? गया में। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान करने के बाद, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। सही आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रिलेटेड है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। वाराणसी के नजदीक ये जगह है सारनाथ, यहीं पे बुद्ध ने अपनी पहली बार अपना उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध पहली बार सारनाथ आए और यहीं पे उन्होंने अपने 5 जो बिछड़े हुए भिक्षुक थे उन्हीं को ज्ञान दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पहली बार
उपदेश दिया था। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी गलत है, गया में किया था। देहांत कुशीनगर में हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य बात करता है सीधे। अब हम जैन धर्म पे आ गए। मैंने आपको क्या बताया, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपको जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पढ़ने हैं तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, सिंधु सभ्यता, इस पे ज्यादा फोकस हुई है। इनको ढंग से पढ़िए। तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? दूसरों का अनुसरण करना, दूसरों को शिक्षा देना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये जैन धर्म का रूल है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जितेंद्र क्या बोला जाता है? जो इंद्रियों को जीत ले। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना केवल जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखिए, पहले ऋषभनाथ थे और 24वें कौन थे? महावीर थे। और ये पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ 23वें थे जिनका जन्म बनारस में हुआ था। और नेमी 7वें 8वीं थे। ठीक है, तो महावीर 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? अभी मैंने आपको बताया पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग बताया जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये बात की जाएगी तो ये किस में चला आएगा? ये चला आएगा डी में, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। महावीर ने, स्वामी ने, देखिए यहाँ पे व्याख्या में ये भी लिख दिया गया है किसमें अपने उपदेश दिए। तो ये जानते रहिए, महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश लगभग पाली भाषा में दिए और महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत में पाली में दिए महात्मा बुद्ध ने, और अर्धमागधी या प्राकृत में किसने उपदेश दिए हैं? महावीर जैन ने। इसीलिए पाली लैंग्वेज आज भी बहुत फेमस है महात्मा बुद्ध के कारण, क्योंकि महात्मा बुद्ध का पूरा इतिहास पढ़ने के लिए हमको पाली ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। और पाली ग्रंथ जो महात्मा बुद्ध पे चीजें लिखी गई हैं वो सबसे अधिक जो ज्ञान मिलता है हमको श्रीलंका और तिब्बत और चीन के लेखकों के द्वारा मिलता है। ठीक है ना? तो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ स्थित है? अशोक में लोरिया नंदागढ़ भी मिला है, बहुत सारे मिले हैं, लेकिन सारनाथ में ही 4 स्तंभ मिले हुए हैं सिंह वाले। और यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। हमारी राष्ट्रीय मोहर क्या है? यही अशोक चक्र है। और ये कहाँ मिला हुआ है? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? देखिए, अब मौर्य काल से क्वेश्चन आ गए हैं और अशोक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, मौर्य काल आएगा, गुप्त काल आएगा, हर्षवर्धन काल आएगा, ये सब जब काल आएंगे तो इसमें ध्यान रखिए। अगर आप मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। उसके बाद अगर क्या कहते हैं आप गुप्त काल में जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ज्यादा पढ़िए और समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा पढ़िए, और लास्ट में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इतनी ही चीजें तैयार करनी है। वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुओं के जो धर्म बटे थे, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, इनको पढ़िए। और मौर्य काल में आप अशोक को पढ़िए और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़िए। इसके अलावा गुप्त काल में हर्षवर्धन को पढ़िए और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को पढ़िए। कुषाण के बारे में कुछ जानकारी और बीच में पढ़ लीजिए, शुंग वंश का, और उसके बाद हर्षवर्धन। बस इतना बहुत है एंशिएंट हिस्ट्री में आपके लिए, पेट के एग्जाम के लिए इट इज एनफ। तो अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध की भी बात हुई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए ये शिलालेख काफी बड़ा है और विस्तृत है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी, पूर्वी प्रांत जो थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या थी? तोसली थी। इसका सही आंसर उज्जैन मध्य भारत की थी। पाटलिपुत्र क्या कहते हैं अशोक के ही साम्राज्य का था। और तक्षशिला जो साम्राज्य अफगानिस्तान से अशोक का फैला हुआ था, वहां की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और उज्जैन मध्य भारत की थी और पाटलिपुत्र क्या कहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। और तोसली उस समय राजधानी थी किसकी? कलिंग की। एक राजधानी और कर्नाटक की मिलती है, स्वर्णगिरी। क्या मिलती है? स्वर्णगिरी। अशोक के समय
हर एक राज्य की अपनी अपनी राजधानी थी और उनकी राजधानियां भी आप याद कर लीजिए। देवनाथ प्रिय किसको, वो देवों का प्रिय राजा किसको बोला जाता है, अशोक को बोला जाता है, और ये 13वें शिलालेख में ही दिया गया है। और भी कई जगह देवनाथ प्रिय कई शिलालेखों में मिला है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, ये 13वां शिलालेख है। इसकी खासियत जान लीजिए, सबसे बड़ा शिलालेख है। कलिंग पे आक्रमण का शिलालेख किस वर्ष उन्होंने आक्रमण किया था, प्लस एक चीज और इसमें मिलती है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था पहले। और एक क्वेश्चन और आता है इससे कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म का अनुयायी था, तो ये भी जान लीजिए शैव संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पे विजय प्राप्त करने का उल्लेख करता है, 13वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है राजस्व निरीक्षक में 2016 में, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी में मिलती हैं, खरोष्टी में मिलते हैं। जो नॉर्मली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभिलेख मिलते हैं उनमें ब्राह्मी लिपि न होकर खरोष्टी लिपि है। तो ये साहबगढ़ी जो है, ये सारनाथ धौली, ये दोनों तो भारत में है और पाकिस्तान में है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी में जो लेख है वो ब्राह्मी में ना होके किसमें है, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में, मेनली खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसीलिए व्याख्या पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से ई बुक लेनी पड़ेगी और व्याख्या पढ़िए। या इसके अलावा हार्ड कॉपी मंगानी है तो आप वाईसीटी से या दुकानों से हार्ड कॉपी इसकी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान वही है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, मतलब स्तंभ। क्या है, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक का साम्राज्य दक्षिण भारत कर्नाटक तक फैला हुआ था, उत्तर भारत में भी। तो कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, ये सारे के सारे किसमें थे, अशोक के अधिकार में थे। लेकिन कामरूप जो था, जिसको आज का असम बोला जाता है, कामरूप मतलब असम, यहाँ पे अशोक का साम्राज्य नहीं फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। बृहद सांची स्तूप चूंकि बहुत सारे कालों से संबंधित है, गुप्त काल में भी इस पे काम हुआ है, उसके बाद सातवाहनों ब्राह्मणों ने भी इस पे काम किया है, लेकिन मेनली ये स्थापित हुआ अशोक के समय, मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। कहाँ से, बृहद सांची स्तूप मौर्य का। और यही सांची स्तूप है जो ईंटों का बना है। इसकी एक खासियत और क्या है कि ये इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास। देखिए, जो गुप्त काल में विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके 9 क्या रहते थे, 9 रत्न रहते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से कौन, बारामिहिर और कवि कालिदास जी भी थे। तो किसमें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त काल में। ठीक है ना। इसी तरह कृष्णदेव राय के में अष्ट दिग्गज रहते थे और अकबर के समय भी 9 रत्न रहते थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, देखिए 57 ईसा पूर्व शक संवत। विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व में शक संवत है। 57 ईसा, देखिए ईसवी में तो कोई चालू नहीं हुआ है, तो जो विक्रम संवत है ये चालू हुआ होगा 57 में। 78 में किसका, कौन सा चालू हुआ है, कुषाणों वाला शक संवत। कौन सा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे जो भी संवत चालू हुए वो हमेशा ईसा पूर्व के, और सबसे पहले जो चालू हुआ है वो शक संवत है, उसके बाद चालू हुआ है 78 ईसा। तो विक्रम संवत सबसे पहले हो गया 57, तो सबसे पहले कौन सा हो गया, 78 ईसा पूर्व, ये सबसे पहले का हो गया। तो ये किसके समय चालू हुआ, कुषाणों के समय चालू हुआ, इसको शक संवत बोलते हैं। और 57 ईसा पूर्व चालू हुआ ब्राह्मण वंश में, इसको विक्रम संवत बोलते हैं। तो सबसे पुराना हमारा संवत जो है 78 ईसा पूर्व है। जो हमारी लिखित साक्ष्य मिलते हैं किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से, वो हमारे 78 ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं। एक तरह से हमारा कैलेंडर जो है वो चालू होता है 78 ईसा पूर्व से। हमको जो अशोक का साम्राज्य है या जो हम पे आक्रमण हुआ है सिकंदर का, इन सब के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो डेट वाइज या तो चीन के ग्रंथों से मिलती है या यूरोप के ग्रंथों से मिलती है। डेट वाइज जो चीजें मिलना चालू हुई वो 78 ईसा से ही चालू हुई। हालांकि सुंग भी वाय आक्रमणकारी थे, उन्होंने ही इसको चालू किया। बाद में विक्रम संवत चालू हुई 57 ईसा पूर्व। ठीक है ना, इसकी व्याख्या आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज अपने नियंत्रण में किए थे, मतलब 5 हिस्से हर्षवर्धन ने जीते थे।
वो कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। जयपुर नहीं गए थे, ठीक है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उनके में हिस्सा था, आज भी वो राजधानी है, कन्नौज उनकी राजधानी ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ बंगाल देके इसको गलत कर दिया है, यहाँ पे तो जयपुर बंगाल दो गलत है और यहाँ पे राजस्थान भी दे दिया है। तो कन्नौज आज भी उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया थानेश्वर से लेके कन्नौज तक किसके अंडर में था? हर्षवर्धन के अंडर में था। वर्धन साम्राज्य जो था गुप्त काल के बाद एक ही हिंदू साम्राज्य था जो बहुत दिनों तक और बहुत विस्तृत साम्राज्य था। उसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे हिस्सों में राजपूतों में बट गया पूरा का पूरा साम्राज्य, और इसी का नतीजा रहा कि आराम से मुस्लिम आक्रमणकर्ता आए और दिल्ली पे शासन कर लिया। दिल्ली पे उस समय जिस समय आक्रमण किया, उस समय ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, दिल्ली पे जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो वहां के राजपूत शासक कौन थे? तोमर वंश था, जयचंद था तोमर वंश का, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया, हर 5 वर्ष करता था, और ये करता था कहाँ? प्रयाग में। ब्राह्मणों का भी सम्मेलन होता था, और जहाँ पे अशोक ये हर्षवर्धन बहुत दान करता था। एक बार तो इसने अपने वस्त्र दान कर दिए थे, और इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि इसको अपने कपड़े अपनी बहन से पहनने के लिए कपड़े मांगने पड़े। हर्षवर्धन जितना भी कमाता था सब लाके यहाँ पे दान कर देता था। तो यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन भी होने लगा था। उसका मेन कारण था ह्वेनसांग का भारत आना। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था, और ह्वेनसांग के से मिलने के कारण हर्षवर्धन शैव धर्म से बौद्ध धर्म में बदल गया था। बौद्ध धर्म की बहुत मान्यताएं मानने लगा था। मेनली वो हर्षवर्धन जो था शैव धर्म का ही पुजारी था। तो वो हिंदू धर्म के हिसाब से भी दान करता था और बौद्ध धर्म के हिसाब से भी दान करता था। इसका सम्मेलन हमेशा कहाँ होता था? प्रयाग में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व, अभी मैंने बाद में आपको बताया, थानेश्वर से लेके कहाँ तक? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, सब जगह तक शासन था। तो कहाँ है? थानेश्वर। इसका सही आंसर क्या होगा? थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी देखिए, विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसने शासन किया था? ये क्वेश्चन आया। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में मतलब जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया 1208 से 1210 तक, तब उस समय शासक किससे छीनी थी? या ये क्वेश्चन इस तरह आता है, 12वीं शताब्दी में या दिल्ली मुस्लिम शासकों ने किससे छीनी थी? तोमरों से छीनी थी। किससे छीनी थी? तोमर वंश शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तराइन के 1992 के युद्ध में, और जयचंद को लगा कि मैंने धोखा दिया और पृथ्वीराज चौहान हार गया, अब मैं तो आजाद हूं और मुझे पृथ्वीराज चौहान का भी जो साम्राज्य है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो था मोहम्मद गौरी, उसने दोबारा आक्रमण किया और अगले ही साल जयचंद को हरा दिया चंदावर के युद्ध में और मार डाला, और इस पे भी जीत लिया। तो फूट पहले हम लोगों ने आपस में डाली है, तभी किसी ने आक्रमण किया है और हमको जीता है। चंदावर का युद्ध 1993, सॉरी 1193 था ना, 1193। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो चोल, चेर, पांडव, 3 नाम है जो हमेशा याद रखिए। दक्षिण भारत की बात आएगी, चोल, चेर, पांडव, इन तीनों को याद रखिए। उसमें भी सबसे शक्तिशाली कौन था? चोल वंश, ठीक है। इनके अलावा दक्षिण भारत में किसी ने शासन नहीं किया। कदम वंश आए और गायब हो गए, है ना। तो चोल, चेर, पांडव याद रखिए। उसके अलावा जो हो उसको गलत मार दीजिए। यहाँ तो राजपूत दिया है, ये तो राजस्थान और दिल्ली वाले हिस्से के भाग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। किसने शासन नहीं किया? राजपूत। तो आज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के 50 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।